अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं सब? आज कम लोग जॉइन कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ पिंग करें। रमज़ान आ रहा है ना, तो हमने सोचा कि डेमो लेते हैं मॉर्निंग में क्लास करके। क्योंकि रमज़ान में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अपने सेम टाइम पे क्लास करना। तो हमें कोई और टाइम देखना पड़ेगा, जस्ट लाइक मॉर्निंग 9 एएम समथिंग। जी, ठीक हो गया, आवाज़ तो ठीक आ रही है सबको? हाँ, सब लोग जॉइन करेंगे पिक यार मेरा एक्चुअली ना कैमरा जो है वो ख़राब हो चुका है, इसका चलता नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। और मेरा एक्सटर्नल कैमरा कोई लेके गया हुआ है, तो इसलिए पिक्चर जो है वो नहीं आ रही। उसके लिए माज़रत, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कैमरे का लेके आता हूँ अपना, फिर वो एडजस्ट करेंगे कहीं पे। ऑनलाइन क्लास होगी या ये नहीं, ये तो मैनेजमेंट बताएगी, या गवर्नमेंट वाला का क्या सीन है कोरोना का, वो डिसाइड करेगा कि क्लास ऑनलाइन होनी है या नहीं होनी। लेकिन आई गेस कि ये अभी चलेगा, क्योंकि ये 10th अप्रैल तक तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन को। और जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और एक्सटेंड होगा। तो उस सिचुएशन में तो आई गेस कि ये जाएगा आगे। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अगर कोई जॉइन करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर क्लास स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, मेरे ख्याल से स्टार्ट करें, इसके बाद तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा हमें। हाँ, तो फिर अपनी अच्छा, सबसे पहले हम आज डिस्कशन कर लेते हैं कि जो मॉड्यूल हमने शुरू किया है रिएक्ट जेएस का, उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और उसकी बुक भी मैं आज आपसे शेयर कर दूंगा कि किस बुक को हम फॉलो करेंगे, और उसके क्या क्या जो है कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने कंटेंट एक बनाया हुआ है, जो नॉर्मली मैं इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, तो उनको इस वे से जो है ना टीच करता हूँ। तो वही मेरा ख्याल है कि हमें भी वही फॉलो कर लेना चाहिए। इसमें सारे टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से रिएक्ट में टॉपिक्स हैं और उनको कैसे कवर अप करना है। तो देखते हैं इसको। और कोई ज्वाइन कर रहा है हमें, या स्टार्ट कर दें? मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। 10-10 मिनट हो गए हैं, उसके बाद किसी ने ज्वाइन नहीं करना। सो लास्ट टाइम हमने जहाँ से डिस्कशन करना शुरू की थी, वो एक्चुअली ये वाला पार्ट था कि हम कैसे रिएक्ट क्या है, क्यों है, किस तरह से यूज़ करनी है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे रिएक्ट जो है काम करता है, शैलो कंपैरिजन देखा था, ऑल दिस थिंग। अ, उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम आज इसके ऊपर बात करेंगे कि रिएक्ट कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, फिर शैलो कंपैरिजन कैसे होता है, देन वर्चुअल डोम कैसे बनता है, और जीएसएक्स किसे बोलते हैं। इन सारी चीज़ों पे कम्युनिकेशन करेंगे। देन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से ऐप बनानी है, देन उसको कंटिन्यू करना है। उसको आज हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद हम इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे कि यहाँ तक आज हम कवर कर लें, पर लेट्स सी कितना कवर होता है। हम नहीं, यहाँ पे एक बनाया था एक रनिंग में एक जेएस के नाम से, तो
अच्छा जी, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? एक प्रोजेक्ट दोबारा से बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जिस कमांड की ज़रूरत पड़ती है, जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है, वो क्रिएट रिएक्ट ऐप है। हम बोलेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और टेस्ट ऐप या समथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। एक एप्लीकेशन हम बना लेते हैं, फिर जितने कंसेप्ट सीखेंगे उसी एप्लीकेशन में सीखते जाएंगे। उस वीक पे रेपो बना लेंगे, तो आप लोगों के लिए लर्निंग करना, उसको फॉलो अप में लेना आसान रहेगा। हाँ, ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जितनी भी लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए, ये सारी उसके अंदर इंस्टॉल होंगी। उसके बाद फिर हम उसके अंदर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम ये टूल यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद ब खुद कर दी जाती हैं, लाइक बेबल की, वेबपैक की। अगर हम ये टूल यूज़ ना करें तो हमें मैन्युअली, यानी कि सारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उनको चलाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हर्डल है। तो इसीलिए रिएक्ट ने एक ये टूल निकाला है हमारे लिए कि आपको वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए होती हैं रिएक्ट के, वो आपको खुद से मैन्युअली नहीं करनी। आप ऑटोमैटिकली हम आपको करके देंगे। आपके पास एक एनवायरनमेंट आ जाएगा जहाँ से आप कोड्स करना स्टार्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, रेदर देन कि आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपना टाइम वेस्ट करें। तो हम भी उसी टूल को फॉलो अप में ले रहे हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप से हम ऐप बना रहे हैं। जब ये ऐप कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड स्टार्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है देखेंगे इसके अंदर कौन-कौन से कंसेप्ट हैं और वो कैसे काम करते हैं। आज का हमारा टारगेट ये है, फर्स्ट टारगेट तो ये है कि जो भी हमने ऑलरेडी बनाई हुई असाइनमेंट्स हैं, इस वीक की असाइनमेंट ये होगी, जितने भी हमने अभी तक असाइनमेंट बनाई हैं पूरे टेम्पलेट, उन असाइनमेंट को हम रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो पहले बनाई हुई असाइनमेंट्स हैं उनको रिएक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। एंड देन ये बन गया है प्रोजेक्ट। हम उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। करंट इसके अंदर वो फोल्डर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आज फिर डिस्कशन करते हैं कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या है और उसमें किस तरह से क्या क्या फाइलें पड़ी होती हैं। हम्म, अच्छा, पहले फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, फोल्डर स्ट्रक्चर में सबसे पहले फाइल है पैकेज डॉट जेसन। इस फाइल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये फाइल क्यों बनती है। इसको अगर हमें खुद से बनाना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज होती है, npm init। चूंकि हम पैकेज यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली क्रैश ऑटोमेशन करने वाला, उसने हमारे लिए npm init भी खुद से किया। उसमें जिन लाइब्रेरीज की उसे ज़रूरत थी वो लाइब्रेरीज भी बीच में डाली, और डिपेंडेंसीज जो उसे चाहिए थी वो डाल दी। प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए उसने एक स्क्रिप्ट ऐड कर दिया कि ये पर्टिकुलर कमांड चलाने से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। सम कॉन्फ़िगरेशंस जो उसे चाहिए थी, वो उसने ऑलरेडी हमारे लिए सारी सेटअप कर दी हैं। वेरिएंट नेम वगैरह ये सारा कुछ उसने ऑलरेडी हमारे लिए सेटअप कर दिए। तो ये बेसिक हमारा है सेटअप कि जब हम क्रिएट रिएक्ट टैब करते हैं तो पैकेज डॉट जेसन खुद ब खुद बन जाती है। ये हमने ऑलरेडी बनाना सीख ली थी। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन भी की कि ये फ़ाइल हमें क्यों चाहिए होती है और इसका क्या मकसद होता है। अगर आप लोगों को ये क्लियर है फिर हम नेक्स्ट फ़ाइल की तरफ मूव होते हैं कि नेक्स्ट कौन-सी फ़ाइल है। अगर नहीं क्लियर तो मैं इसके बारे में दोबारा डिस्कशन कर लेता हूँ। जल्दी से आप मुझे पिंग कर दें। स्क्रीन थोड़ी ज़ूम कर लें, स्क्रीन आई गेस अब ठीक है। अब लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि क्यों ये पर्टिकुलर फाइल बनती है।
अच्छा जी, आगे चलें। आगे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक रीडमी डॉट एम डी फाइल बनी है। इसका मकसद ये होता है, अगर आपने कभी गिटहब पे देखा हो कि गिटहब चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर रेपो पे हम गए हैं तो यहाँ पे जब हम इस रेपो के ऊपर गए हैं फेसबुक रिएक्ट, तो यहाँ पे कुछ लंबी चौड़ी इंस्टॉलेशन डिस्कशन और इस तरह के टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनके अंदर देखिए फॉर्मेट कितनी अच्छा है। यहाँ पे लाइक लिंक भी बने हुए हैं, कोड लिखना है तो उसके लिए एक फॉर्मेट है, कंट्रीब्यूशन शो करनी है, डिफरेंट हेडिंग्स बनानी है, कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है तो गिट ने हमें एक पावरफुल टूल दिया हुआ है, वो रीडमी डॉट एम डी की शक्ल में। उसमें हम डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग के साथ अपना कंटेंट उस पर्टिकुलर रेपो के बारे में बता सकते हैं। लाइक जैसे फेसबुक वालों ने एक एमडी फाइल बीच में रखी होगी यहाँ पे, रीडमी डॉट एम डी, उसमें उन्होंने ये सारा कंटेंट डाला हुआ है। उस कंटेंट का फायदा क्या है, वो रीडमी डॉट एम डी को रीड करता है और उसी रेपो के नीचे यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर देता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो हम अपनी रेपोज बनाएं उनमें एक रीडमी डॉट एम डी बनाएं फाइल, और उसमें उस रेपो के बारे में डिटेल्स बताएंगे, वो रेपो क्या है, वो क्यों है, किस तरह से इस्तेमाल होती है और क्या डिटेल्स हैं। तो उसके लिए सारी डिटेल अगर आप उस रेपो के नीचे शो करना चाहते हैं तो आपको रीडमी डॉट एम डी फाइल बनानी पड़ेगी, और इसका एक सिंटेक्स है। लाइक अगर आपने हेडिंग बनानी है तो आपको ये हैश का साइन यूज करना है, छोटी हेडिंग बनानी है तो ये डबल हैश का साइन यूज करना है, कोड लिखना है, देन ये इसको ऊपरी साइन के अंदर कन्वर्ट करना है। देन अगर हमें कोटेशन टाइप कोई चीज लिखनी है तो हमें ये स्टार्स लगाने हैं। तो ये छोटे छोटे से हमारे यहाँ पे सिंटेक्स हैं। आप किसी भी रीडमी एमडी फाइल को देख के कि उसने ये काम कैसे किया हुआ है, उसी को फॉलो करके हम भी अपने लिए रीडमी डॉट एम डी बना सकते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, आप अपना कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे तो वो शो होने लग जाएगा गिट पे। तो ये डिपेंड करता है। अरे जी, अब मैंने ये सेव कर दिया तो अब ये सिर्फ ओनली ये चीज वहां पे शो होगी। मैं सब हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एक और यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। अरे कोई कोटेशन लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिजाइन करना चाह रहे हैं। जस्ट इसका आइडिया ये है, यहाँ पे इवन हम टैग भी लगा सकते हैं अपने। लेट्स सपोज अगर आप पी का टैग लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो डिजाइनिंग करने के लिए, है ना, वो भी ये रीड कर लेता है समथिंग। तो इस तरह करके आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहे हो। जस्ट इस डिजाइन का मकसद ये है कि हम इससे अपनी गिट रेपो के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं लोगों को। जब भी फिर कोई हमारी रेपो पे आएगा वो नीचे से लिखा हुआ टेक्स्ट रीड करके ये वाला उस रेपो के बारे में बता सकता है। जैसे इन्होंने बताया रेक जैसे लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, डिक्लेरेटिव, कंपोनेंट बेस, लर्न वंस, राइट एवरी एनीवेयर। इन्होंने मेन मेन अपने पॉइंट्स बताए हैं, सही है। देन इंस्टॉलेशंस कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशंस कहाँ से मिलेंगी, एग्जांपल्स क्या हैं, एवरीथिंग ये बता रहे हैं ताकि हमें एक्सप्लेनेशंस मिल जाए कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो किस बारे में और क्यों बनाई गई है, सही है। हम्म, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। पैकेजेशन भी हो गई है। अच्छा जी, ये एक लॉग फाइल होती है, हमने शायद लास्ट टाइम पढ़ा था पैकेज लॉग के बारे में। यॉन लॉग भी उसका अल्टरनेटिव है। जैसे हम npm पैकेज मैनेजर यूज करते हैं ऐसे यान पैकेज मैनेजर भी है, यान एस npm, आप ऐसे कर सकते हो। ये यान के बारे में उसने बोला है जी, यान इज इंस्टॉलिंग द पैकेज सिमल्टेनियसली एंड दैट इज व्हाई यान इज फास्टर देन npm। दे आर बोथ डोनरी पैकेजेस फ्रॉम npm रिपोजिटरी।
ये दोनों क्या करते हैं, एनपीएम की जो रिपोजिटरी है वहां से हमारे लिए पैकेजेस डाउनलोड करते हैं। जैसे कि एनपीएम के बारे में हमने देखा था ना कि ये नोड का पैकेज मैनेजर है, इसी तरह यान पैकेज मैनेजर है, वो भी क्या कर सकता है, जब हम यान इंस्टॉल करते हैं, यान इंस्टॉल सब लाइब्रेरी, यान रिमूव समथिंग, तो वो भी हमारे लिए पैकेजेस को इंस्टॉल और रिमूव कर रहा होता है। सही है। हम हमारे पास अब चॉइस है कि हम एनपीएम यूज करें या यान यूज करें, लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप एनपीएम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट में तो फिर सारी लाइब्रेरीज एनपीएम से करें, यान यूज कर रहे हैं तो यान से करें। उसकी रीजन ये है कि जब वो लॉग फाइल बनती है कि कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट इंस्टॉल्ड हुआ है, ऑल दिस थिंग, वो फिर उस लॉग फाइल में सेव होता रहता है, तो इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम यान भी ट्राई कर सकते हैं या एनपीएम यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैं रिकमेंड एनपीएम करता हूँ। अगर एनपीएम समटाइम एरर आ जाता है कैशे वगैरह का, तो फिर हम यान को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट, यहाँ पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। इस बारे में आप लोगों को कन्फ्यूजन तो नहीं होगी कि जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड होती हैं वो इस पर्टिकुलर नोड मॉड्यूल के अंदर सेव हो जाती हैं। ये सारी वो लाइब्रेरीज हैं जो रिएक्ट को चलने के लिए चाहिए, इसने सारी इंस्टॉल्ड कर ली हैं नोड मॉड्यूल में, ताकि जब हम प्रोजेक्ट को रन करें तो ये उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाए। तो नोड मॉड्यूल में जब भी हम कोई एनपीएम से लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिक नोड मॉड्यूल में बैठती है, फिर हम उसको अपनी पर्टिकुलर रिएक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सही। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोल्डर बचता है पब्लिक का। पब्लिक का फोल्डर वो फोल्डर है यहाँ पे जिसके अंदर हमारी HTML की फाइल पड़ी होती है, क्योंकि रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। इसमें मल्टीपल एप्ली फाइल्स नहीं होती, सिंगल फाइल होती है। उसी के अंदर हम सारी एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो वो पर्टिकुलर फाइल हमारी index.html यहाँ पे पड़ी होती है। सही है। इस पर्टिकुलर index.html में फेव आइकन लगा हुआ है, सम बेसिक एसईओ रिलेटेड मेटा टैग्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिव है, डिव आईडी रूट करके, वो उस डिव के अंदर समझो हम इस पर्टिकुलर डिव को गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और इसमें बाकी का सारा कोड इसके अंदर करने वाले हैं। सही। डेफिनेटली हम इस index.html में आगे कोड नहीं करेंगे, लेकिन जो हम दूसरी फाइलों में कोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आके इस पर्टिकुलर डिव के अंदर बैठेगा। अगर आप ये डिव खत्म कर दोगे तो रिएक्ट काम करना छोड़ देगी, क्योंकि रिएक्ट इस पर्टिकुलर डिव को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद लोगो पड़ा है, देन जो है फाउंड है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल है, फेव आइकन के बारे में डिटेल्स है, लोगों के बारे में डिटेल्स है। ये पर्टिकुलर फाइल हमारे काम आती है। आपने कुछ देखी होंगी एप्लीकेशन, एसपी एप्लीकेशन पहुंचते हैं उनको, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो अब मोबाइल के अंदर इंस्टॉल भी हो जाती हैं, वेब एप्लीकेशंस ना। तो वहां पे जो लोगो शोगो प्रिंट होगा पर्टिकुलर जैसे ऐप का नजर आता है, तो उसके लिए जो डिटेल्स हैं वो हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखते हैं। सही। फेव आइकन का आपको पता है कि ये पर्टिकुलर आइकन जो होता है ये वाला, इसको हम फेवी आइकन बोलते हैं। ये यहाँ पे रखा है, आप अपना चेंज कर लें, क्योंकि ये यहाँ पे रखा है तो इसलिए एक्ट में यहाँ पे ये आइकन नजर आता है। लोगो पड़े हैं रिएक्ट के, यहाँ पे हम अपने लोगो चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, पब्लिक भी क्लियर हो गया, ये फाइलें भी क्लियर हो गई। अच्छा, गिट इग्नोर के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हम गिट काफी देर से यूज कर रहे हैं। ऐसा पर्टिकुलर फोल्डर जो हम गिट की रेपो पे अपलोड नहीं करना चाह रहे उसको हम गिट इग्नोर के अंदर डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल, डेफिनेटली मैंने आपसे बात की थी कि जब हम एक प्रोजेक्ट दूसरे बंदे को शेयर करेंगे तो फिर हम अपने नोड मॉड्यूल नहीं देंगे, क्योंकि नोड मॉड्यूल के अंदर साइज जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सपोज ये हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे, जब आप इसको जिप करोगे तो आपका साइज बहुत इंक्रीज हो जाएगा और गिट की रेपो पे अपलोड करना भी टफ होगा और कोई दूसरे बंदे को डाउनलोड करना भी। तो हम इस पर्टिकुलर फोल्डर को ऑलवेज गिट इग्नोर में रखते हैं ताकि ये पर्टिकुलर फोल्डर हमारी रेपो के ऊपर अपलोड ना हो जाए। सही है। गिट इग्नोर के बारे में ये है, हम जो भी फाइल चाह रहे हैं कि वो अपलोड ना हो हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि सोर्स का फोल्डर अपलोड ना हो,
जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सारा हमारा सोर्स कोड उसके अंदर होगा। तो आप ऐसे डिफाइन कर दोगे इसको। तो जब हम गिट ऐड कमिट करेंगे तो गिट इस पर्टिकुलर फोल्डर में जो भी चेंजेस हैं उसको इग्नोर कर देगा। दैट्स मेक सेंस टू यू? अब एक ही फोल्डर है जिससे हमारा मतलब है, वो है सोर्स का फोल्डर। अब हम उसके अंदर जाने वाले हैं। सोर्स के फोल्डर में हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। अपनी जो डेवलपमेंट हम React.js में करेंगे वो पर्टिकुलर सोर्स के फोल्डर के अंदर करेंगे। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइलें हैं, जस्ट लाइक app.js CSS फाइल। इसके बारे में आप लोगों को बताना जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि CSS फाइल क्या होती है, क्यों यूज करते हैं। देन हमारे पास टेस्ट फाइल है, ये पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए यूज होती है। इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे कि टेस्टिंग कैसे होती है, क्यों होती है, किसी वक्त आने पे करेंगे। index.css की फाइल है। आप मल्टीपल पेजेस के लिए मल्टीपल फाइल बना सकते हैं CSS की, वही उसने किया जी, मल्टीपल फाइलें बना रहा है। कोई लोगो पड़ा हुआ है समटाइम किसी भी SVG फॉर्मेट में। देन उसके बाद जो है बेसिक सेटअप की चीज़ें हैं उसकी, ये खुद से सेटअप करने के लिए, कुछ टेस्ट सेटअप करने के लिए कमांड्स वगैरह हैं जस्ट की, उसने उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके यहाँ पे रख दिया ताकि हमारी एप्लीकेशन चल सके। अच्छा, हमारे काम की जो यहाँ पे फाइलें देखने वाली हैं वो दो हैं, index.js एंड app.js। अगर हम index.js की बात करें तो हम जितना भी कोड करने वाले हैं वो अपनी app.js से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, React.js app.js के अंदर हम अपना सारा कोड करेंगे तो वो कोड हमारी डेफिनेटली, ये जितना भी कोड है ये कंपाइल होने के बाद HTML की फाइल के अंदर जाना चाहिए, जो कि HTML की फाइल पब्लिक के अंदर पड़ी हुई है और उसके अंदर एक div है रूट करके। सही है। अगर हम देखें यहाँ पे index.js के अंदर, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंपोर्ट। अभी इसके ऊपर हम आते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है और इसको कैसे यूज करना है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करें कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे उस एप्लीकेशन को ये पर्टिकुलर चीज गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इस पर्टिकुलर रूट डिव के अंदर डाल रहा है। मतलब हम जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर जो काम भी करने लगे हैं अब नेक्स्ट, वो सारी की सारी एप्लीकेशन कंपाइल होने के बाद इस पर्टिकुलर डिव के अंदर जाके बैठेगी, तब हमारा ब्राउजर उस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। सही है। और ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिव हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। सही है। अगर आप इसको खत्म कर दोगे तो रिएक्ट काम करना छोड़ देगी। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इधर से डिव को चेंज करो, देन index.js से आगे चेंज करो तो आपकी एप्लीकेशन फिर भी काम करेगी। दैट्स मेक सेंस टू मी। एंड आगे अब क्या है, इतना फोल्डर स्ट्रक्चर। देन app.js के अंदर हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। अभी इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इंपोर्ट क्या है, ये फंक्शंस क्या हैं, रिटर्न क्या है, ये एक्सपोर्ट क्या है, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनने वाला फोल्डर स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज कमेंट करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, किसी फाइल के बारे में पता नहीं लग रहा उसके ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं, देन हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट डिस्कशन। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं जी इस वीक की असाइनमेंट के लिए इस टाइम दे। इस वीक की असाइनमेंट के लिए चलें, मेरे ख्याल से प्रोग्राम ज़्यादा थे, आप एक वीक और ले लें। लेकिन मेरा प्लान ये है कि इस वीक में आप सिर्फ वो काम ना करें। अभी आज जो हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर अपने जो पहले असाइनमेंट का डिज़ाइन बनाया हुआ है, मतलब जो मोकअप्स मैंने पहले आपसे शेयर किए हुए हैं कि HTML CSS से ये पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन करें, उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को आपको रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपकी टेस्ट है, ये आपका टास्क है। जितने भी हमने अभी तक असाइनमेंट्स किए हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई कोड तो करना नहीं है मजीद, हमने जो कोड किया हुआ है, टास्क किए है, उस कोड को रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट करना है। उसका तरीका कैसे करना है उसके ऊपर मैं अभी हम आज का हमारा लेक्चर सिर्फ वही है कि हमने जो पुराना किया हुआ कोड है उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे रिएक्ट जेएस में।
अगर लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा आता है या हमें ऐसा काम करना पड़ता है कि जिसमें ऑलरेडी हमारे पास कोई रिएक्ट जेएस में सॉरी एचटीएमएल सीएसएस में कोड है और हम रिएक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे उसके ऊपर हमारी डिस्कशन है। उससे क्या होगा कि हमें रिएक्ट में डिजाइन बनाना आ जाएगा एटलीस्ट। उस डिजाइन के बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट जो है प्रोसीडिंग करेंगे। तो इस वीक में आपके पास दो काम हैं। एक तो आप मैं लास्ट असाइनमेंट बंद नहीं करूंगा, एक लास्ट असाइनमेंट आप कंप्लीट करें, देन प्लस अपना किया हुआ काम मैं आपको मेंशन कर दूंगा अभी कि कौन सी हमें अपनी जो की हुई फाइलें हैं, मतलब कौन सी ऐसे जो असाइनमेंट्स हैं जिनको हमें रिएक्ट जो हमने ऑलरेडी पहले बनाई थी उनको रिएक्ट जेएस में बना के सबमिट कराना है। तो बनाने से मकसद क्या है, जिस कन्वर्ट करना है। जी फास्ट ट्रैक की क्लास है ये। आप एनपीएम यान के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अपनी चॉइस है ये। मैं एनपीएम यूज़ करता हूँ, मैं यान नहीं यूज़ करता। मेरे दोस्त जो हैं सब वो यान यूज़ करते हैं। तो इट्स नॉट एनी डिफरेंस एक्चुअली। सम टाइम एनपीएम इशू करता है कैशे वगैरह का, तो फिर हम यान को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एनपीएम के साथ भी स्ट्रिक्ट लें तो कोई खास इशू नहीं है। कुछ खास फर्क नहीं है, जैसे एनपीएम चलता है सेम वैसे ही चलता है ये। मैनिफेस्ट जेसन के बारे में बता दें यार। मैनिफेस्ट फाइल जो है, ये पर्टिकुलर फाइल हमारे काम आती है जब हम एसपीए की जो है फाइल बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन जब बनाते हैं मोबाइल के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब सम एप्लीकेशंस, अब आपने पता नहीं ट्राई किया है या नहीं, सम एप्लीकेशंस जो हैं वो ऐड टू होम का ऑप्शन उनके ऊपर आ रहा होता है। जब हम ऐड टू होम करते हैं तो वो हमारे एंड्रॉइड के फ़ोन के अंदर पर्टिकुलर जैसे ऐप होती हैं, फेसबुक की ऐप, गूगल की ऐप, इस तरह की जो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप की ऐप, इस तरह करके एक आइकन आके बैठ जाता है उसके साथ। उस पर क्लिक करें तो वो एप्लीकेशन जैसे मोबाइल एप्लीकेशन होती है इस तरह से वो चलता है। सही है। वो लोगो कहाँ से आता है, वो साइट डिटेल्स कहाँ से आती है, वो पर्टिकुलर फाइल मैनिफेस्ट जेसन से आती है जिसमें वो सारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड ऑल दिस थिंग पड़ी होती हैं। तो इसके ऊपर भी हम किसी दिन जो है डिस्कशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काम कैसे होता है। उसके ऊपर हम आ रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन यही, नेक्स्ट आंसर यही है कि हम ये पर्टिकुलर जो है जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखेंगे, सीएसएस कहाँ पे लिखेंगे, एचटीएमएल क्यों लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, अभी उसके ऊपर हमने डिस्कशन नहीं की, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने लगे हैं अभी। ओके। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन प्लीज जल्दी से पूछ लें, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। मेरा नहीं ख्याल किसी का क्वेश्चन है, तो लेट मी सी कि हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हमने करना ये है जी, हम मेन थिंग देखें। रिएक्ट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है JSX। JSX का मीनिंग क्या है कि हम अपनी HTML और CSS का कोड हम इस पर्टिकुलर जेएस की फाइल में कर सकते हैं। इसको जेएसएक्स बोलते हैं। ये खूबसूरती है रिएक्ट की कि हम अपना जो है कोड वो इस फाइल के अंदर लिख सकते हैं। और जो है हमें ऐसा करना क्यों है, अपना एचटीएमएल का कोड इस पर्टिकुलर रिएक्ट मतलब इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में क्यों लिखना है, उसकी रीजन ये है। देखें, अगर हम पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते थे इस पर्टिकुलर पी के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ता था, इस पर्टिकुलर पी को गेट एलिमेंट बाय आईडी करके अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आना पड़ता था, देन चेंज करना पड़ता था। इसकी खूबसूरती क्या है, मैं यहाँ पे क्विकली डॉलर साइन यूज करके सॉरी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज आपने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है VAR टेस्ट
सम डाटा, आप इस वेरिएबल को यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, एंड के बाद ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये मेन खूबसूरती है कि हम HTML के कंटेंट को अंदर, यानी कि डोम के अंदर चीजें इजीली पुट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स एंड लूप लगा सकते हैं। मतलब जो भी हम डोम के अंदर पढ़ रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी करने के बाद एक फंक्शन बना के उसमें जो भी कोड लिखते थे, वो ऑटोमेटिकली वो हमें डोम के साथ प्ले करने की जरूरत नहीं है। गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की जरूरत नहीं है, टैग नेम करने की जरूरत नहीं है, उन पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, कुछ भी काम हमें डोम के रिलेटेड नहीं करना। वो डोम हम इसलिए यूज करते थे, मैं बार बार फोकस कर रहा था उस वक्त, कि हम उस पर्टिकुलर डिव को, उस पर्टिकुलर पी टैग को हम चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम डोम का इस्तेमाल कर रहे थे। सही है। अब हम डोम का इस्तेमाल हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब हम डोम को गेट करते थे, देन अपडेट करते थे इन HTML एंड सो व्हाट, उसमें हमारा बहुत ज्यादा जो है कम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, और उससे हमें थोड़ा चीजों को मैनेज करना डिफिकल्ट था। रिएक्ट का मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर हम HTML को ही जावास्क्रिप्ट के अंदर ले आए, पहले भी तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, टैग नेम करके ऐसे ही कर रहे थे कि HTML का कोड, HTML की हायरार्की हम रेक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आ रहे थे। लेकिन रेक्ट का खूबसूरती ये है, ये कहता है कि HTML को ही रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डिफाइन करो, आप इसको अलग HTML की, हालांकि HTML का कोड तो HTML की फाइल के अंदर होना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने बोला जी HTML को ही आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करो, ताकि आपको उसे चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कुछ कोड को लिखना, ये आपके लिए आसान हो जाए। सही है। ये काम जो है आपको सरअंजाम देना था, इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर जो है चीज इंप्लीमेंट की यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जो हम यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख पा रहे हैं, इसको हम JSX बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि हम HTML की एक कोड को जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ कोड जो है ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल है, जो भी HTML लिखते हैं जी? क्वेश्चन ये है, आंसर ये है जी, ये पर्टिकुलर कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ HTML का कोड ब्राउजर के लिए कभी भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अच्छा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड को चलाने के लिए हम index.html की फाइल को ओपन नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि अब फॉर एग्जांपल इसको, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कोई आया है जिसके अंदर HTML लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर ब्राउजर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जो कि उसने नहीं किया। उसके अंदर जो भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ था वो हमें ब्राउजर में नहीं नजर आ रहा, हालांकि हमने पब्लिक के अंदर पड़ी HTML की फाइल को रन किया। सही है। उसकी रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखी हुई है, वो जावास्क्रिप्ट के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ब्राउजर उसको नहीं समझ सकता कि पर्टिकुलर कोड किस काम के लिए है और क्या काम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये चीज तो हमें क्लियर है कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को क्यों लिखना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखना है भाई, तो फिर इसको ब्राउजर को कैसे अंडरस्टैंड कराएं? ब्राउजर इसको कैसे समझे कि ये जो पर्टिकुलर HTML लिखी है, जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमने लिख दी है, ये पर्टिकुलर कोड जावास्क्रिप्ट के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर हम अब अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे चलता है। अभी हम इतना, आप मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे HTML लिखने का फायदा है या नहीं? ये आपको अंडरस्टैंड हुआ कि हम यहाँ पे HTML को क्यों लिखना चाहते हैं? अब हम अगला क्वेश्चन ये देखेंगे कि अगर हम जावास्क्रिप्ट में HTML लिखना चाहते हैं, देन ब्राउजर के लिए वो हम अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाएं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो क्विकली आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML का लिखना ठीक है, नहीं ठीक, फायदा है, नहीं फायदा, HTML में लिखनी चाहिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, गेट करके उनको अपडेट करना चाहिए? व्हाट्स योर व्यूज अबाउट दैट? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, क्विकली अगर आप मुझे ये रिस्पॉन्ड कर दें कि हम HTML का फोल्ड जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो इसका कोई हमें फायदा है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, या आपको आइडिया हो गया है?
अच्छा जी, फ़ायदा है इसका, बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे दो करली ब्रेसेस लगाऊंगा और उसके अंदर अपना वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा। गॉट इट। यहाँ पे हमें कोई और चीज़ एडिट करनी है, वो मैं जल्दी से कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर कोई लूप लगाना है, वो मैं क्विकली लूप लगा सकता हूँ। तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना हमारे लिए बहुत मुफीद है। अब अगला क्वेश्चन ये है जी, बार हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं कैसे? मतलब अगर हम इस HTML फाइल को यहाँ से चलाएं तो नथिंग हैपन। उसकी रीजन ये है कि जावा ब्राउजर के पास HTML के जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखी हुई आ गई है, वो उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अब हमें एक छोटे से सर्वर की जरूरत है जिसको हम वेब पैक कंपाइलर बोलेंगे या बाइबल कंपाइलर बोलेंगे। उसका कंसेप्ट ये है, जो जितनी भी ब्राउजर के जितने भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML CSS इमेजेस वगैरह को लोड करेंगे, उनको ये वेब पाइप एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। फिर हमारे पास एक बाइबल कंपाइलर है, वो हमारे इस पर्टिकुलर कोड को हमारे ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल करना बनाएगा, ताकि हमारे ब्राउजर में वो चीज़ चल सके। अच्छा जी, ये कैसे होगा? इसके लिए हमें हल्का सा एक सर्वर बनाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर, उस कोड को पकड़ेगा और उस कोड को पकड़ने के बाद वो इसको एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड सो व्हाट, जो भी वो कोड लिखेगा, वो इसको एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद वो ब्राउजर को देगा, ताकि ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर सके। सही है। अच्छा जी, उसको कैसे सर्वर को चलाना है, उसके लिए हमारे पास कमांड है npm start, और ये आपने लिखनी है उस प्रोजेक्ट के अंदर। जब आप npm start लिखेंगे तो ये अब क्या करेगा, वो पर्टिकुलर सर्वर रन कर रहा है। सही है। क्या कह रहा है जी, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे लिए उस पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी हम कोड लिखेंगे अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखेंगे, उसको ये कन्वर्ट करेगा साथ साथ, और कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे ब्राउजर के ऊपर उसे दिखाएगा। अच्छा, ऐसा करने की जरूरत क्यों है? उसकी रीजन ये है कि ये अगर हम डायरेक्टली कोड लिख देंगे वहां पे, तो वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल अगर बनाना है तो हमें ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, अब क्या होगा, जैसे हम कोई कोड लिखेंगे तो ये पर्टिकुलर सर्वर जो कि हमने npm स्टार्ट से स्टार्ट किया, जो कि पोर्ट 3000 पे चल रहा है, ये पर्टिकुलर सर्वर क्या करेगा, हमारी इस पर्टिकुलर जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे app.js के अंदर, जितना भी हम मजीद कोड लिखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखेंगे, उनको पकड़ेगा, कंपाइल करेगा, उनको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद index.js के अंदर भेजेगा, वो उसे उस div के अंदर, जो कि रूट की div हमने HTML के अंदर डिफाइन की है, उसके अंदर वो उसे अपडेट कर देगा। तो ये फ्लो होगा हमारा अभी नेक्स्ट जितना भी। सही है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन कि ये हमें npm स्टार्ट करके ये सर्वर चलाने की क्यों जरूरत है, हम डायरेक्ट HTML की फाइल को क्यों नहीं चला सकते? किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज क्वेश्चन करें। मेन आइडिया यह है कि चूंकि हम अब बहुत सारा ऐसा कोड लिखेंगे जो कि ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो ये पर्टिकुलर सर्वर इसको बाइबल और वेबपैक के थ्रू कन्वर्ट करेगा हमारी एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो एक्चुअल जावास्क्रिप्ट हमारे फिर ब्राउजर के ऊपर, यानी कि HTML जावास्क्रिप्ट सारी फाइलों को अलग-अलग करेगा और फिर उसको ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाएगा। सही है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप जो है इसको मुझसे पूछ लें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा अगेन बता दें, बता दिया है यहाँ 40 पे कैसे किया था। अगर दोबारा किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पिंग करें, फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं।
अच्छा जी, हमने अब इसको सिंपल कर दिया है, कुछ भी नहीं है इस फाइल में। एक जो भी हमने यहाँ पे लिखना है वो हम यहाँ पे ठीक है। मैं एक्चुअली सर्वर को हमने कंपाइल करने के लिए ही रन करना है। लेट्स सपोज हम इस सर्वर को बनाते क्यों हैं, क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर हम जो भी कोड कर रहे होंगे, अगर हम सर्वर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने एक एक यहाँ पे H1 लगाया, और लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि फिर से दोबारा से वेबपैक की कमांड को रन करूंगा, वो फिर से इसको जावास्क्रिप्ट से HTML को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा एक्चुअल, फिर वो ब्राउजर में हम देख सकेंगे। तो मतलब एक लंबा प्रोसेस है। ये सर्वर चलाने का मकसद ये है कि ये रन टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली, ये देखें यहाँ पे ये लोड कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो भी हम यहाँ पे चेंज लेके आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर चेंज आपको उस ऐप के अंदर साथ साथ दिखाता जाएगा। जैसे टेस्ट और सम डाटा साथ साथ नजर आ रहा है। मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, यहाँ से test1 करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो आपको इंस्टेंट व्यू वहां से नजर आएगा। सही है। ये उसी टाइम उसको कन्वर्ट करता है और ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल बना के उसको हमें ब्राउजर पे दिखाता है। तो ये मेन सीन है, हमें इसलिए इस पर्टिकुलर सर्वर की जरूरत है जो कि हमारे लिए कंपाइलेशन में काम कर रहा है। कंपाइलेशन के अंदर एरर आएगा या तो ऐप ब्रेक कर जाएगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे समथिंग ऐसे लिख देते हैं, तो हमारे लिए ये ऐप ब्रेक कर गई और हमें ये बता रहा है जी एस एफ इज नॉट डिफाइंड। तो एक अच्छी चीज़ है, लाइन नंबर भी बता रहा है, फाइल नंबर भी बता रहा है। और ऐप डॉट जेएस के अंदर लाइन नंबर 10 के ऊपर एस एफ लिखा है जो कि डिफाइन नहीं कर रहा। तो ये हमें ऑलरेडी खुद से ही एरर बता रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि रिएक्ट हमें देता है। अब वो मैंने इसको ठीक किया तो वो उसी वक्त के लिए ठीक हो गया। इंडेक्स जेएस और एफ जेएस में क्या फ़र्क है, इसमें मेन फ़र्क ये है, फ़र्क कुछ नहीं है। इंडेक्स डॉट जेएस एक मेन हमारी रूट फाइल होती है जो कि क्या करती है, हमारी जो भी हम आगे मज़ीद कोड लिखेंगे वो कोड की एक हायरार्की बनेगी। वो सारा कोड हम ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करेंगे। ऐप डॉट जेएस को हमने इंडेक्स में रखा हुआ है, ये इंडेक्स हमारा रूट डिव के अंदर जाके बैठ रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम एक फाइल से दूसरी फाइल में कोड कन्वर्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर उस जगह पे जाके बैठता है। इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करने लगे हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है और उसका फायदा क्या है। अच्छा जी, अब हमने जब कोड करना है तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है कोड करने का। इसमें दो चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट करना और एक इंपोर्ट करना। सही है। इंपोर्ट से आपको वैसे मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ये 16 में आया था आई थिंक, या 18 में आया था लेटेस्ट सिंटेक्स, जिसका फायदा ये है कि अगर एक कंपोनेंट आपने बनाया है, जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम एक कार थी, उसके छोटे 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 कंपोनेंट थे, जो कि हम वेब में भी ऐसे बनाएंगे, हेडर फुटर इस तरह छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएंगे। उन छोटे छोटे कंपोनेंट को एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे मूव करना है, उस कोड को एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे लेके जाना है, उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कमांडें काम देती हैं। जस्ट लाइक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, मीनिंग हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस फाइल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को किसी फाइल से एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करना क्यों है हमें, ताकि हम इसको रीयूजेबल बना सकें किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए, दूसरे कंपोनेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकें। सही है। तो ये कैसे काम करती है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का। उस कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ हेडर डॉट जेएस, एक मैंने छोटा कंपोनेंट बनाया। सही है। कंपोनेंट एक फोल्डर बना लिया, उसमें हेडर डॉट जेएस का फोल्डर बना लिया। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिख लेता हूँ और उसका नाम मैं हेडर देता हूँ। सही है। और उस फंक्शन के अंदर हम कुछ HTML को रिटर्न करते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर हम लेट्स सपोज डिव बनाते हैं, और उस डिव के अंदर हम एक
क्लोज करना है। उसके अंदर हम, अगर आपको यहाँ से इन्फो ना मिल रही हो तो या जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और रिएक्ट करके सर्च करना है, हिट एंटर करेंगे तो अब आपके पास वो ऑटो जो है वो आ जाएगा सिंटेक्स। तो हम इसको हेडर बोलेंगे जी, एक हेडर है, बट इट शुड बी सम हेडिंग, ताकि हमें एक वाज़िया नजर आए कि हेडर है। अच्छा जी, अब मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया है, इसको हम एक कंपोनेंट बोलते हैं, रिएक्ट का एक छोटा सा कंपोनेंट बना लिया है। और इसका फायदा ये है, चलो, अच्छा जी, इसका फायदा ये है कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम मल्टीपल प्लेसेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको एक लैदर से फाइल में बनाया जिसका नाम मैंने header.js रखा है। उस पर्टिकुलर फाइल से मैंने अगर इसको यूज करना है किसी दूसरी फाइल में, चूंकि हेडर जो है वो मल्टीपल फाइल्स में इस्तेमाल हो सकता है, ये एक छोटा कंपोनेंट है, ये एक टायर है जो कि 4 जगह पे लग सकता है, ये सीट है जो कि मल्टीपल जगह पे लग सकती है। उस तरह से थिंक करें कि हमने एक छोटा सा कंपोनेंट बना लिया और इसको हम अब यूज करना चाह रहे हैं। अब अगर मुझे इसको किसी दूसरी फाइल में यूज करना है तो मुझे यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किसी दूसरी जगह पे इंपोर्ट करके इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट इस्तेमाल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मुझे इंपोर्ट करना है उसको, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, फाइल का नाम बताना है। फाइल कहाँ पे बनाई है, कंपोनेंट्स के अंदर और हेडर में। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है जी, इंपोर्ट क्या चीज इंपोर्ट करनी है, मैंने कहा जी हेडर को इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ पे है, कंपोनेंट के अंदर हेडर डॉट जेएस की एक फाइल है उसके अंदर पड़ा हुआ है। मैंने बोला जी कंपोनेंट के अंदर हेडर डॉट जेएस की फाइल है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हेडर पड़ा हुआ है, इसको ले आओ। अच्छा जी, ये यहाँ पे आ गया। इसको रीयूजेबल कैसे बनाना है, अपने कोड में, अच्छा जी, अपने कोड के अंदर, सॉरी कॉल आ गई थी यार किसी की। अच्छा जी, जहां पे हमें इसके बनाना है तो ये रिएक्ट की खूबसूरती है, लेके आना यार, 1 सेकंड। अच्छा सॉरी यार, मैक की ये खूबसूरती है कि ये कॉल जो है मुझे लैपटॉप पे भी आ जाती है। लेट्स सपोज मेरे पास मोबाइल नहीं है तो ये कॉल लैपटॉप पे आ जाती है, उधर से डिडक्ट हो गए और मैं यहीं से कॉल सुन सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं किसी को कॉल कर भी सकता हूँ। तो एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। खैर, अच्छी भी है बुरी भी है, डिस्टर्बेंस होती है। हेडर के अंदर ये पर्टिकुलर हेडर मैंने यहाँ पे बनाना है, तो मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसे हम नॉर्मल सिंगल टैग इमेज का यूज करते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब ये क्या करेगा, इस डिव के अंदर जहाँ पे ये दो पर्टिकुलर H1 और P लगे हैं, इससे ऊपर इस हेडर के अंदर जो भी रिटर्न हो रहा है एक div NH, ये समझे यहाँ पे लाके प्रिंट कर देगा, यहाँ पे चला देगा, सही है। इसको हमें लैदा कंपोनेंट क्यों बनाया है, अच्छा कंपोनेंट का हमने वैसे एक फोल्डर का नाम रखा है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है कि ये कोई कंपोनेंट है, मतलब इस कंपोनेंट के फोल्डर का रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप सारी फाइलें सोर्स के अंदर भी बना सकते हो। हम इसको स्ट्रक्चर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंपोनेंट से समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे, सही है। फिर उनको एक्सपोर्ट करेंगे वहां से और दूसरी फाइलों में इंपोर्ट करके यूज करेंगे। अच्छा जी, इंपोर्ट का आपको समझ आ गया, और उसको हम यहाँ पर्टिकुलर लगा के उसका यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे आए तो आप देखोगे ये दो, हमने H1 और P जो हैं ये हमने लगाए हुए हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, सही है। अगर मैं इनको कमेंट कर दूं तो ये हमें नजर नहीं आएंगे, देख रहे हो, ये लगे हैं यहाँ पे। इसके ऊपर हमने एक हेडर का कंपोनेंट बना दिया है और उस हेडर के कंपोनेंट के अंदर अगर हम जाएं यहाँ पे तो एक H1 हेडर लिखा हुआ है। अगर मैं H1 हेडर को कुछ और कर दूंगा वो पर्टिकुलर हेडर चेंज हो जाएगा, सही है।
तो इस तरह करके हम छोटे-छोटे इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको एक दूसरे के अंदर यूज़ करते हैं। ये आप समझो कि आप अपने टैग बना रहे हो अब। जैसे हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं ना बना-बनाया, यहाँ पे हम छोटे-छोटे कंपोनेंट जो कि एचटीएमएल ने अपने ही बना के दिए हुए हैं हमें टैग, उन टैग्स को यूज़ करके अपना एक टैग बना लेते हैं। उस टैग को हम किसी दूसरी फाइल में इम्पोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं। सही है? लेट्स सपोज़ मुझे एक फूटर चाहिए, तो डेफ़िनेटली मुझे अब डज़न्ट मैटर कि आप फूटर को यहाँ सोर्स में बना लो या कंपोनेंट्स के अंदर बना लो। जिधर भी बनाओगे जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम उसे बताते हैं कि हमने कहाँ से उसे इम्पोर्ट करना है। सही है? तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से बनाता हूँ इसको footer.js और इस footer.js के अंदर मैं अपना अ, एक फंक्शन बनाता हूँ और उसका नाम footer रखता हूँ और ये कोई भी पैरेंट्स नहीं लेगा। ये एक चीज़ रिटर्न करेगा वो कि हमारी यहाँ से रिएक्ट कर लेते हैं ताकि क्विकली हम कोड कर सकें। ऑटो कंप्लीशन हो जाए देन हमारे पास कोई पी का टैग है, देन इसमें हम लिखेंगे जी footer इज़ हियर। ओके। अच्छा जी, मैं अब इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे इसको किसी फ़ाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सब कुछ app.js में क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि ये जो index.js है, ये पर्टिकुलर कोड हमारा उस एचटीएमएल के अंदर जा रहा है। देखो गेट माय एलिमेंट बाय रूट, इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर कोड हमारा एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर जा रहा है। तो जो कुछ भी हमें लेके आना है, वो इस पर्टिकुलर रूट के अंदर ऐड करना है। तो रिएक्ट वालों ने बोला है कि आप सारी चीज़ें इस app.js के अंदर इंपोर्ट करो और इस app.js को इस index.js के अंदर इंपोर्ट कर लो, सही है? और इस index.js को यहाँ पे कॉल कर लो तो ये ऑटोमेटिकली आपके उस एचटीएमएल की फाइल के अंदर चला जाएगा और आपको ऐप नज़र आने लग जाएगी। अच्छा, आप चाहते हो कि हेडर को इधर यूज़ करना है, तो आप क्या मतलब डेफ़िनेटली फिर app.js का मकसद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उस फाइल को सिर्फ एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम इस app.js फाइल में से इंपोर्ट करो, क्योंकि इसने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना इसको खत्म कर दो, तो वो एरर देगा कि मुझे कोई भी app.js जो है वहाँ से नहीं मिली। सही है? क्योंकि हमने उसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया था और हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि अपना सारे जितने भी हम कंपोनेंट्स बनाएँगे, जितने भी हम छोटे-छोटे कोड लिखेंगे, हम वो सारे app.js में इंपोर्ट करेंगे। चूँकि app.js ऑलरेडी index.js के अंदर इंपोर्टेड है और वो रूट के अंदर जा रही है हमारी एचटीएमएल के, तो हमारा कोड सारा चलता जाएगा। अगर आप यहाँ पे सीधा इंपोर्ट करोगे ये हेडर को, तो डेफिनिटली फिर ओनली हेडर ही आपको नज़र आएगा, फिर दूसरे कंपोनेंट आपको नज़र नहीं आ पाएँगे। आप कर सकते हो यहाँ से हेडर और इस हेडर को आप यहाँ पे कॉल कर दो, तो एक ही कंसेप्ट बनेगा, ठीक है? अब ये हेडर यूज़ हो रहा है और app.js को यूज़ करना छोड़ दिया हमने। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि आपने किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन डेफ़िनेटली हमें चूँकि एक कंपोनेंट तो चलाना नहीं है, हमें सारे कंपोनेंट चलाने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर app.js ऐप इंपोर्ट करेंगे, उसको यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हेडर को इनके अंदर इंपोर्ट करेंगे एंड देन जिधर हमने उसे यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि app.js, हम ये नेस्टिंग में भी जा सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आते हैं। अच्छा जी, अब फूटर है, हम फूटर को भी app.js में लगाना चाहते हैं, तो अब हम क्या करें जी, इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। फूटर फ्रॉम कहाँ से इम्पोर्ट करना है? कंपोनेंट्स के अंदर फूटर की फाइल है, वहाँ से इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करके लगाना कहाँ पे है? यहाँ पे लगा दो, ठीक है? अब हमें एक एरर आएगा, एरर ये आएगा जी, फूटर डज़ नॉट कंटेन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। आप इम्पोर्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन imported as footer but it's not exported from this file। वो कहता है पहले इसको एक्सपोर्ट करो फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मतलब यहाँ इस फाइल में लाके इसको यूज कर सकते हो। तो इसको वहां पे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, जहां पे खत्म हो जाता है उसके नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फूटर उसका नाम लिखेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आपका ये पर्टिकुलर एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। फूटर इज हियर। सही है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये फूटर टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए? डेफिनेटली इसको बॉटम पे होना चाहिए। तो जहां पे हम इसको इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसको नीचे यूज कर लूंगा यहाँ पे, तो ये मुझे नीचे ये नजर आने लग जाएगा, ऊपर यूज करूंगा तो ऊपर नजर आने लग जाएगा। ये डिफरेंसेस हैं।
हेडर को नीचे यूज करोगे तो हेडर नीचे आएगा, फुटर इज हेयर। अब क्या हो रहा है जी, हेडर यहाँ पे है, ये बीच में कोई हमने कंटेंट लिखा है, फुटर यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकें? That's what we are doing the development in the components. The main reason is that we can reuse all those components for multiple times. तो हमने उसी हेडर को इंपोर्ट करके मल्टीपल टाइम कॉल कर दिया है, तो ये मल्टीपल टाइम सेम हेडर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है, तो ये खूबसूरती है कंपोनेंट की। कंपोनेंट का कंसेप्ट ये है, वी कैन री यूज फॉर मल्टीपल टाइम। तो हम इसको मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ये खूबसूरती है रिएक्ट के कंपोनेंट की। सही है। अब एक कंसेप्ट और है हमारे पास कि ये व्हाट इज द डिफॉल्ट हेयर। ये तो फंक्शन है, हेडर उसका नाम है। रिटर्न भी हमने देखा है कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है। इसको जो चीज हम इस कंसेप्ट में लिखे हैं उसको हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में, क्लास कंपोनेंट जो कि अब लोग यूज नहीं करते, और दूसरा जो है फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट तो वैसा ही है जैसा कि हम पहले फंक्शन यूज कर चुके हैं। क्लास कंपोनेंट क्लास के कीवर्ड से बनेगा, जो कि हम ऑलरेडी क्लास का कंसेप्ट ये 6 में सीख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे कंसेप्ट को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये फंक्शन क्या है, ये हेडर क्या है, ये रिटर्न का क्या मकसद है। रिटर्न में जो भी लिखोगे डेफिनेटली वो रिटर्न कर देगा वहां पे। यहाँ पे सिर्फ जो नई चीज थी वो एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थी या ना इम्पोर्ट थी। इम्पोर्ट का मतलब इम्पोर्ट करना फाइल को, एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट करना फाइल को। डिफॉल्ट क्या है, अगर मैं यहाँ से डिफॉल्ट करना खत्म कर दूं यहाँ इसको, तो ये क्या करेगा हमारे लिए। अगर हम इसको डिफॉल्ट नहीं करेंगे एक्सपोर्ट हेडर को, तो दो डिफरेंसेस हैं। लेट मी एक्सपोर्ट हेयर। अगर मैं इसको डिफॉल्ट नहीं करना चाहता एक्सपोर्ट, तो मुझे एक्सपोर्ट को ऊपर लेके जाना है और फंक्शन के कीवर्ड से पहले एक्सपोर्ट का वर्ड लिख देना है। इसका मतलब ये है कि इस यहाँ को, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करो। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे किसी चीज को, तो आपको उसको डिफॉल्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप बगैर डिफॉल्ट के एक्सपोर्ट करोगे तो उसको बगैर डिफॉल्ट के इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको एरर दिखाता हूँ। एरर क्या है जी, कंपोनेंट हेडर डज नॉट कंटेन एनी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हम डिफॉल्ट इंपोर्ट यूज कर रहे हैं। डिफॉल्ट इंपोर्ट का मतलब क्या है, उसके ऊपर हम आएंगे, पहले इस कोड को चलाते हैं। हमने क्या किया जी, हेडर को करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। सही है। इसका मतलब ये है कि अब ये कोड चलने लग गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। मेक सेंस। अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं यूज करना चाह रहे कीवर्ड, देन जब आप इंपोर्ट करोगे किसी फाइल में, तो उसके लिए आपको ये करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। और एक और चेंज है उसके लिए, इस फाइल के अंदर जो नाम है जिससे आपने एक्सपोर्ट किया है वो भी सेम होना चाहिए। हेडर इज नॉट डिफाइन, हेडर इज नॉट डिफाइन, हेडर इज नॉट डिफाइन। उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे हेडर यूज किया है। अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, import error header is not exported from this file। वो कह रहा है जी, आप एक बगैर डिफॉल्ट इंपोर्ट के एक इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर इंपोर्ट जो है ये आपके लिए रनिंगेबल नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको इंपोर्ट उसी एग्जैक्टली नाम से करना पड़ेगा जिस नाम को आपने यहाँ पे लिखा है। लेट्स सपोज आपने अगर इस नाम से इंपोर्ट करना चाह रहे हो हेडर समथिंग, तो आपको इसको इसी नाम से यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेगा। मेक सेंस। अगर आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे गलत मलत कुछ भी नाम लिखा है, लेकिन जब आप इंपोर्ट करो तो आप उस पर्टिकुलर जो है किसी भी नाम से इंपोर्ट करके यूज कर सको, तो आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। अभी वो कह रहा है जी आपने हेडर इंपोर्ट किया है लेकिन वो एक्सपोर्टेड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। जब डिफॉल्ट की बात आएगी तो हम यहाँ से करली ब्रेसेस को खत्म कर देंगे और हम लिखेंगे तो हमारा कोड चल रहा है। अब इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे हेडर लिखो, ओनली एच लिखो, कुछ भी लिखो, आप उसी तरह उसको यहाँ पे रीयूज कर सकते हो।
मतलब मैंने यहाँ पे हेडर के नाम से इसको इंपोर्ट किया है, लेकिन जब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था, जब मेरा हेडर समथिंग रोंग नाम था, तो फिर भी मेरा कोड यहाँ पे चल रहा होगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में फर्क यह है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम उसे कुछ भी कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी कैरेक्टर लिख के इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ करली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम को, आप कह लें कि ओनली एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हमें यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस को लिखना है, और साथ में उसका नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि हम एक्सपोर्ट करते हुए जो कि हमने डिफाइन किया था। What is import and export, and what is difference between a default export and simple export? प्लीज मुझे इस बारे में पिंग कर दें ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें अपनी कार्रवाई को। फंक्शन बनाया है हेडर का, बट ये टैग की वर्क कर रहा है। हाउ? दैट इज द खूबसूरती ऑफ रिएक्ट। इसकी रीजन ये है कि ये फंक्शन नहीं है, इसको रिएक्ट अपना कंपोनेंट बोलता है, और कंपोनेंट जो है वो टैग की फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर हम जहाँ पे कंपोनेंट यूज किया है वहाँ उस वहीं उस मेन चेंजिंग कर सकते हैं। सर हमने जहाँ कंपोनेंट यूज किया है वहाँ उसमें चेंजिंग कर सकते हैं कंपोनेंट में। डेट इज इंटरेस्टिंग थिंग, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ और कंसेप्ट सीखना है, वो कैसे करते हैं उसके ऊपर हम आएंगे। सर रिटर्न के अलावा आउटपुट के लिए सेम लॉग लगेगा? सेम लॉग लगेगा? रिटर्न के अलावा आउटपुट के लिए सेम लॉग लगेगा? तो क्या लॉग लगेगा? कंसोल लॉग? डेफिनेटली कंसोल लॉग तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना फंक्शंस के ऊपर, यहाँ पे लॉग लगा दो। तो ये तो वही है ना आपकी, जो भी आप यूज कर रहे हो, ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, आप जो मर्जी यहाँ पे लॉग कर लो। ये तो जावास्क्रिप्ट है, रिटर्न का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सारी जावास्क्रिप्ट चलेगी जो भी हम पढ़ के आए हैं। सर एक फाइल में एक एग्जैक्टली कंपोनेंट बन सकता है, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। बन सकता है एक फाइल में दोनों फंक्शन भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाओ, और हेडर को फुटर को उठाओ यहाँ से, उसको हेडर में ले जाओ। लेकिन मुझे आप बताओ यहाँ से, मुझे आप बताओ कि जब ऐसा कुछ होगा तो हमें क्या सेंस बन रही है कि मैं फाइल बनाई है फूटर डॉट जेएस, हेडर डॉट जेएस, उसके अंदर मैंने फूटर का कंपोनेंट भी लिख दिया है। कभी ऐसा हो सकता है कि टायर बने और उसमें सीट भी आ जाए? ऐसा नहीं ना होता। तो मतलब ऐसा लॉजिकली तो हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारे लिए सेंसिबल चीज नहीं है। मतलब आप हेडर की फाइल में फुटर लिख रहे हो, क्या सेंस बन रही है इससे? कोई बंदा दूसरा आपका कोड देखेगा तो वो इससे क्या अंडरस्टैंड करेगा कि हेडर में अंदर फुटर है? मतलब एक सेंस नहीं बन रही, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। हम हर पर्टिकुलर कंपोनेंट की अलग से सेपरेट फाइल बनाते हैं ताकि वो समझ आए। अच्छा, उसको यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक फाइल से डिफॉल्ट एक ही एग्जैक्टली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है एक फाइल में, ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमने चूंकि फुटर भी वहां पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें सिंपल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको सिंपल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे कि दो फाइलों से कर रहा था, लेकिन अब इसमें फर्क ये है कि ये हम ओनली यहाँ से एक ही फाइल के अंदर से फुटर और हेडर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक को डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट एक हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकते। अगर मल्टीपल एक्सपोर्ट करना है तो आपको सिंपल एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, और वो हम यहाँ से आके एवरेजेस में आ रहे हैं और यहाँ पे उनको इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। दैट्स मेक सेंस? अच्छा जी, ये कोड वैसे ही काम कर रहा है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आया। अगर हमें मल्टीपल इंपोर्ट करने हैं सेम फाइल से, तो हम कॉमा लगा के, चूंकि एक डिफॉल्ट हो सकता है उसके लिए हमने करली ब्रेसेस नहीं की, मल्टीपल डिफॉल्ट नहीं हो सकते तो उसके लिए हमने ऐसा किया। लेट्स सपोज एक और वहां से हमें कंपोनेंट बनाया है फुटर 2 का हेडर में, उसको भी इंपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? लेट मी सी, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से यहाँ पे, और इसको फुटर 2 बोलते हैं। और अगर मुझे ये भी, चूंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, और इसको अगर मुझे इंपोर्ट करना है app.js में,
तो डेफिनेटली ये अगर डिफॉल्ट नहीं है तो उसके लिए करली चाहिए। तो अगर एक से ज्यादा करलीज वाले आपको सेम फाइल से इंपोर्ट करने हैं तो आप उसके अंदर दरमियान कॉमा लगा सकते हो और ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, फुटर 1 एंड फुटर 2। गॉट इट। और इसका नीचे यूज कर सकते हो। और हेडर चूंकि हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है इसलिए हम इसके साथ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे और कॉमा लगा के अपने सारे सिंपल वाले इंपोर्ट यूज कर रहे हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं? सारे हेडर डॉट जेएस से। आई गेस कि आप लोगों को ये बात जो है समझ में आई होगी। तो हम इसको यहीं पे कमेंट कर देते हैं और ताकि आप इसको रेफरेंस में यूज कर सकें। हम जितना कोड करेंगे वो एक रेपो बनाएंगे उसमें रखेंगे ताकि आप लोग वहां से हेल्प लें। अभी ये वैसे चल रहा है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट आस्क मी। सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लियर है, दैट्स ग्रेट। एक्चुअली सर हमने पढ़ा है कि रिटर्न के बाद फंक्शन नहीं चलता, फिर यहाँ रिटर्न के बाद लिखेगा, लिखने के बाद भी चल रहा है। भाई क्या लिखे? मैं रिटर्न के बाद तो कुछ भी नहीं लिख रहा है। रिटर्न के बाद अगर मैं कुछ भी लिख दूं तो वो नहीं चलेगा। मैं रिटर्न के बाद नहीं लिख रहा भाई, ये फंक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक फंक्शन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। एक जावास्क्रिप्ट फाइल में मल्टीपल फंक्शन लिख के उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुझे ऐप डॉट जेएस को कॉल करता था मैं नीचे ही करता था ऐसे। Make sense? तो हम वही तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ताकि दूसरा कोई फंक्शन इसको यूज कर सके। सही है। तो रिटर्न के अंदर के बाद हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन फंक्शन खत्म होने के बाद तो कर सकते हैं ना यार। एनीथिंग एल्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? कुछ है ऐसा जो हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बाद यूज कर सकते हैं इस्तेमाल? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इस कंसेप्ट में तो मुझसे पूछ लो, देन अदरवाइज वी विल फर्दर जो है हम मूव करेंगे। अब हम थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि किस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट अहमद, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अच्छा आगे हम क्या करेंगे अब हम अभी तक हमने HTML का फंडा तो रिजॉल्व कर लिया है, सही है। अब डेफिनेटली देखो हम हेडर बनाना चाह रहे हैं और लेट्स सपोज फुटर बनाना चाह रहे हैं तो फुटर को भाई डिजाइन भी तो करना है ना। तो फुटर को डिजाइन करने के लिए अगला टास्क क्या होता है कि हमें CSS चाहिए होती है। तो CSS के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं फुटर डॉट सी एस एस। अब ये एक सिंगल फाइल भी बन सकती है ऐप डॉट सी एस एस की, उसमें सारा कोड भी हो सकता है और हर कंपोनेंट की लैदा भी बन सकती है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि हर कंपोनेंट की हम लैदा से फाइल बना लें ताकि हमारा CSS भी हर कंपोनेंट का लैदा लैदा रहे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मुझे कोई CSS लगानी है, लेट मी ऐड यहाँ पे कुछ फुटर वाटर कलर कुछ भी यहाँ पे। ये तो अब नॉर्मली जैसे ही हम पहले लिखते थे CSS, क्योंकि ये डॉट CSS का फॉर्मेट है तो ये CSS में तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा, हम वैसे ही लिखेंगे। तो हम बैकग्राउंड कलर दैट इज समथिंग ये वाला रख देते हैं। अब अगला टारगेट क्या होता था, जब हम CSS लिखते थे नॉर्मल HTML में तो हम उसको लिंक करते थे अपनी HTML के अंदर। तो अगर मुझे इसको यहाँ पे लिंक करना है तो उसका क्या टारगेट है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है और फ्रॉम बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे डायरेक्टली हम फाइल इंपोर्ट करते हैं जो हमने करनी होती है, लाइक सपोज फुटर डॉट सी एस एस। सही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर ये फुटर डॉट सी एस जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट होने के बाद ये फाइल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास, हम वहां पे लिखते थे क्लास और क्लास के अगेंस्ट हम क्लास का नाम लिखते थे। लेट्स सपोज हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, फुटर कलर। ये काम करते थे हम वहां पे।
हाँ, सीएसएस की फाइल बनाते थे, उसमें ऐसे क्लास बनाते थे, इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है। देन इस क्लास को यूज करने के लिए एचटीएमएल के अंदर हम लिंक करते थे उसको। यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। अगर आप, क्योंकि हम ये कंपोनेंट स्पेसिफिक बना रहे हैं सीएसएस, तो हर कंपोनेंट में उसकी सीएसएस इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट आगे उस सीएसएस की फाइल का पाथ देंगे, वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर क्लास हम उस क्लास के एट्रीब्यूट के अगेंस्ट लिखते थे। ये तो हमारा नॉर्मल फ्लो था जो हम करते थे। लेकिन रिएक्ट में चूंकि क्लास एक जावास्क्रिप्ट की क्लास का कीवर्ड होता है, आपको पता हो, जैसे हमने लास्ट पर ES6 में पढ़ा था, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास नहीं होती। तो हमने जब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग पढ़ रहे थे, तो हमने एक नया कीवर्ड देखा था क्लास नेम का। तो अगर हमें रिएक्ट के अंदर क्लास अप्लाई करनी है, तो हमें क्लास को क्लास नेम के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है ऐसे। तो फिर हमारी ये पर्टिकुलर क्लास यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है। तो हमें अगर CSS लगानी है, ये देखिए अभी हमारे इसके बैकग्राउंड पे CSS आ रहा है। सही है। अगर हमें ये CSS लगानी है, तो हमें फिर इस फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से ये नहीं लगाते, इंपोर्ट नहीं करते, और ये पर्टिकुलर जो भी कोड आपने यहाँ पे किया है इसको यहाँ से उठा लें, और रूट पे हमने एक CSS की फाइल बनाई हुई है, उसको सबको ओवरराइट करके यहाँ पे ये फाइल बना दें, और इसको app.js में app.css को इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट app.css। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी ये स्टाइल हमारे लिए नजर आएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसको app.js में लिखा है और app.js में इसको इंपोर्ट कर दिया। क्योंकि हेडर और फूटर ये सारे कहाँ पे कॉल हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर app.js में कॉल हो रहे हैं। तो app.js का जो स्टाइल है, वो सारे जब हम हेडर लिख रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ये यहाँ पे आता है app.js में, और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके प्लेस हो जाता है। तो ये करंटली इस फ्लो में चल रहा है। सही है। हाँ, कोड यहाँ पे प्लेस होता है, तो जब यहाँ पे क्लास नेम आएगी, तो चूंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हमें रूट पे बनाएंगे, तो अब ये सारी ऐप की CSS हम इकट्ठी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपोनेंट वाइज डिवाइड नहीं की। लेकिन मैं रिकमेंडेशन ये करूंगा कि हम लैदा लैदा CSS बनाएं हर कंपोनेंट की, ताकि हम उन्हें एडिट और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। CSS कैसे इंपोर्ट करनी है और यूज करनी है, इसके बारे में अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पिंग मी। जल्दी से CSS तो कैसे यूज करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे बता दें, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। अभी हम सिर्फ डिफरेंसेस देख रहे हैं, जो हम नॉर्मल HTML में करते थे और जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस है अभी। ऑल क्लियर। दैट्स ग्रेट। अब अगला टारगेट ये है जी, हमारे पास कोई पिक्चर है, लेट्स सपोज ये लोगो है हमारे पास, और इसको हम यूज करना चाहते हैं। क्या हम अपनी कोई तस्वीर ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसको हम रिएक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे कैसे करते थे और यहाँ पे कैसे करेंगे, वो दोनों मैं आपको बता दूंगा। लेट मी रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर क्रड, और उसके अंदर यहाँ पे इमेज ला के रख दी। अब डेफिनेटली, अब ये बात तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि हमें जो है, जब हम पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, कि फोल्डर बना लेना चाहिए, ताकि सारे एसेट वहाँ पे हों। तो हम जो नॉर्मली मैं फोल्डर रिकमेंड करता हूँ, उसको नाम एसेट्स रखता हूँ, और उसके अंदर मैं ये अपनी सारी इमेजेस और सारा जो भी एसेट्स मेरे होते हैं, वो मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। एसेट्स मीन इमेजेस वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एसेट्स यहाँ पे मैंने रख दिए। अब इस एसेट्स को हम यूज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं हेडर में यूज करना चाहता हूँ।
क्योंकि हम ये यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, ये कमेंट कर दूंगा यहाँ पे। तो जी इमेज अगर हम लगानी हो तो हम कैसे लगाते थे? इमेज का टैग अल्टरनेटिव में हम कोई टेक्स्ट लिखते थे और यहाँ पे उस इमेज का पाथ देते थे, और इसका इमेज का पाथ क्या बनेगा? हेडर में खड़े हैं तो हमें पीछे जाना चाहिए ना, क्योंकि हेडर कंपोनेंट्स के अंदर है, तो कंपोनेंट से पीछे एक एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स का फोल्डर है वहां पे, और उसके अंदर मेरी फाइल का नाम क्या है? नवीद सर्वर डॉट पी एन जी। गॉट इट? सो आपके केस में इट शुड वर्क, लेकिन मेरे केस में इट शुड नॉट वर्क। की रीज़न क्या है उसके ऊपर हम आते हैं। ये नवीद सर्वर यहाँ पे मैंने लिखा है और ये इमेज शो नहीं हो रही, उसका अल्टरनेटिव शो हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि दो तरीके हो सकती हैं, या तो पाथ गलत है, लेकिन पाथ हमारा ठीक है, हम दो पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमने कंपोनेंट्स में से इंपोर्ट करना है। तो कंपोनेंट से दो पीछे गए और यहाँ पे आ गए एसेट्स में, और एसेट से पीछे गए तो हम पर्टिकुलर एसेट के अंदर गए और उसमें ये वाली तस्वीर एग्जिस्ट करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि जावास की रिएक्ट के अंदर इमेज को हम ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये इसके लिए अंडरस्टैंडेबल चीज़ नहीं है। उसके लिए अंडरस्टैंडेबल क्या है कि हम इमेज को इंपोर्ट करें। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए मुझे इमेज का नाम देना पड़ता है कुछ भी, लाइक नवीद सर्वर फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करनी है उसका पाथ बताना पड़ता है। मैं कहूँगा जी एसेट्स के अंदर, और एसेट के अंदर मेरी फाइल का नाम है सर्वर डॉट पी एन जी। वो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर इस बात पे लिखूंगा, और इसको मैं यहाँ पे अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे करली ब्रेसेस लिखने होते हैं। जहां भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है एक रूल बनाना है आपने, व्हेन एवर वी वांट टू यूज जावास्क्रिप्ट इन React JSX, we can we will use करली ब्रेसेस। इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट प्रेस कर दोगे। ये नॉर्मल है कि हम जब भी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट्स मेक सेंस टू यू? कि हमने जब इमेज इंपोर्ट करनी है पहले, जैसे सीएसएस की फाइल को इंपोर्ट किया है, इसी तरह इमेज को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, फिर ये वर्क करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। गॉट इट? इस तरह से हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके अपने सोर्स में लिखेंगे, तो हमारी वो पर्टिकुलर इमेज जो है हमें ब्राउजर पे नजर आनी चाहिए। सही है? ये पिक्चर्स को कैसे इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना ये हो गया। अब ऑलमोस्ट हमें वो सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए जो कि डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। डिफरेंसेस डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल HTML या थिंग्स टू रिमेम्बर। इसको ऐसा ना करूं कि app.js में आपके लिए कमेंट करूं ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें। थिंग्स टू रिमेम्बर while converting your HTML and CSS into React.js, आपने क्या क्या चीज़ें रिमेंबर रखनी है? फर्स्ट थिंग, import CSS file using import file name। डेफिनेटली पाथ भी आएगा यहाँ पे। मेक सेंस? देन you have to import images। how? Import image name from path। change your class CSS class keyword into class name। Every tag should be self closed। ठीक है? अच्छा जी, रिएक्ट के ये आखिरी पॉइंट क्या है इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ कि रिएक्ट के अंदर
क्या होता है, जैसे इमेज होती है, इमेज का टैग के अंदर हम ये वाला अगर ना यूज करें तो हमारा HTML के अंदर कोड चल रहा होता है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे कोड नहीं चलेगा वो। उसकी रीजन ये है कि इमेज हर वो सिंगल टैग, हाँ, अगर हम HTML में लिखें तो ये इसको ना भी क्लोज करें तो काम चलता है, लेकिन यहाँ पे बगैर क्लोज किए काम नहीं चलता हमारा। तो हमें हर इनलाइन टैग को, सेल्फ क्लोज टैग को, उसको बंद करना है, क्लोज करना है, ये हमारे लिए नेसेसरी है। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर वो चलेगा। इसके बाद का इशू है, what was the difference here? That's not PNG, that's JPG। ठीक है, तो ये ऐसे होना है। ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जब भी आपने टैग इस्तेमाल करना है तो उसको इस वे से करना है ताकि वो हमारे इस पर्टिकुलर जो है वे में इस्तेमाल किया जा सके। मतलब जब भी कोई टैग इस्तेमाल करना है, कोई सिंगल टैग, कोई भी सिंगल टैग, और कौन से सिंगल टैग होते हैं वो सारे हमें सेल्फ क्लोज करने हैं, अदरवाइज वो चलेंगे नहीं यहाँ पे। तो डबल टैग तो ऑलवेज सेल्फ क्लोज होता है ना, ऐसे मतलब उसे क्लोज करना पड़ता है फॉरवर्ड स्लैश से, लेकिन जो सिंगल टैग होता है उसको भी हमें क्लोज करना पड़ता है ऐसे। सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं, जो हम HTML और उसके अंदर नॉर्मल उसके अंदर कोड करते आए हैं। अगर ये आपकी पॉइंट माइंड में रखें कि इंपोर्ट ऐसे करना है, इमेजेस को ऐसे इंपोर्ट करना है, CSS को ऐसे इंपोर्ट करना है, और टैग शुड बी क्लोज, तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा हमें कोई एरर आएगा। हम अब क्या करते हैं कि कोई भी HTML हम पकड़ते हैं और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। लेट मी, हाँ, इसको हम किसी भी HTML को पकड़ते हैं यहाँ से और उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी असाइनमेंट्स कर सकें। मेरे पास यहाँ पे कोई HTML होनी चाहिए जिसको मैं आपको बता सकूँ। हम्म, हाँ, कोई ऐसी HTML मुझे ढूंढनी पड़ेगी जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टिल नॉट फाउंड। ये तो रिजॉल्व कर दिया ना हमने। ये तो तस्वीर आ रही है, अब डेफिनेटली इसको हाइट विड्थ को कंट्रोल करना है तो आप कर सकते हो। अगर इनलाइन करना है स्टाइल तो आपके पास स्टाइल का भी है यहाँ पे ऑप्शन, और उसके लिए एक तो CSS है ना, हम CSS की फाइल बना के इंपोर्ट करें। दूसरा वे ये है कि हम यहाँ पे स्टाइल बना लें, मतलब इनलाइन स्टाइल करें। तो इनलाइन स्टाइल के लिए जावास्क्रिप्ट में हमें स्टाइल देना पड़ेगा, और उसके लिए डबल ऐसे यूज करनी है, एक दफा जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस, एक दफा वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर सकते हैं इसकी, लेट्स सपोज 200 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर विड्थ लगा देगा। अगर आपने इनलाइन स्टाइल करना है तो उसके लिए ये तरीका है। अगर आपने इंपोर्ट करके CSS करनी है तो उसके लिए भी हम देख सकें, तो इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहा है। मैं आपके लिए क्विकली कोई असाइनमेंट ढूंढना चाह रहा हूँ जो कि हमने ऑलरेडी HTML में लिखी होगी, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेट मी सी, अगर आप लोगों की असाइनमेंट्स में से कोई असाइनमेंट मिल जाए मुझे। यहाँ से किसी की असाइनमेंट ले लेते हैं, दैट इज शाहजहाँ कोई। तो शाहजहाँ की असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि ये कौन सी असाइनमेंट है। और ये फर्स्ट हमारी असाइनमेंट है आई गेस। चल क्यों नहीं रही, कहीं और चल रही है। खैर, ये हमारी असाइनमेंट आ रही है, जिस भाई की भी है इसको हम
यहाँ भी ले जाते हैं ताकि कोड करना हमारे लिए आसान हो। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट आ रही है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर हम आने लगे हैं, ताकि आप लोग उसको देखो और अंडरस्टैंड करो। तो हम पहले डेफिनेटली ये एसेट भाई ने यूज़ किए हैं, तो इन एसेट्स को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इन सारे एसेट्स को कॉपी करके हम, और इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। और जो भी एसेट थे वो मैंने सारे कॉपी कर लिए हैं, ये वाले एंड ये वाला। और इसको हम ले जाते हैं डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, लर्निंग में, रिएक्ट जेएस करंट, और इन एसेट्स को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल इंपोर्ट कर लिया है, सर सारे हमारे एसेट्स के अंदर आ गए हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं ऐसे बनाता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर हम छोटे छोटे और फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लेट्स सपोज मुझे फूटर बनाना है तो फूटर का एक कंपोनेंट फोल्डर, हेडर बनाना है तो हेडर का एक फोल्डर, और उसके अंदर दो दो फाइलें आ जाती हैं। लेट्स सपोज सेक्शन बनाना है, सेक्शन का एक फोल्डर, सही है। तो इसके अंदर दो दो फाइलें हम बनाता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट जे एस जो कि मेन फाइल होती है, और इंडेक्स डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अगर इसके रेलिवेंट कोई सी एस एस है तो हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह हेडर है तो उसके लिए भी हेडर डॉट इंडेक्स डॉट जे एस, और उसके लिए भी स्टाइल डॉट सी एस एस। आगे एक फॉर्मेट बन जाए, फोल्डर से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स को। अब अच्छा है ना, लेट्स सपोज मुझे फुटर में जाना है, फुटर के फोल्डर में सारे रिसोर्सेज उसके मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। सेक्शन है कोई तो मैं उसके लिए भी इंडेक्स डॉट जेएस बनाऊंगा, एंड उसके लिए भी मैं कोई डॉट सी एस एस बनाऊंगा। दैट्स मेक सेंस। अच्छा जी, अब हम भाई के कोड के ऊपर आते हैं, उन्होंने क्या काम किया है उसको रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने कोई इनलाइन स्टाइल यूज़ किया, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए इस सारे इनलाइन स्टाइल को यहाँ से कट करते हैं, इस स्टाइल के ट्रैक को ख़त्म करते हैं। ये हमने चूंकि ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है तो इसके नीचे ला के उसे पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे उसको तो वो ऑटोमेटिकली, वैसे मज़े की बात है इस असाइनमेंट में तो स्टाइल हमने सी एस एस यूज़ ही नहीं करनी थी, तो ये भाई चीता जो है वो सी एस एस इस्तेमाल करके बैठा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमने सी एस एस लगा दी है, ऐप डॉट जे एस में हमने इसको इंपोर्ट कर दिया है, मतलब हमारी सारी ऐप में वो इस्तेमाल हो जाएगी। दैट्स मेक सेंस टू मी। आगे हम जाएंगे और आगे उसने क्या काम किया है ये एक्चुअली हमें नहीं चाहिए। तो हेडर के उसने अंदर एक इमेज लगाई है, तो हम क्या करते हैं, हेडर, ये नहीं चाहिए, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। हेडर के अंदर आएंगे और हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, जैसा हमने पहले बनाया था हेडर, और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर एंड रिटर्न करेंगे, और ये हेडर का टैग यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। अब एरर क्या है, एरर यही है कि यहाँ पे हमें फॉरवर्ड स्लैश लिखनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं लिखी थी, तो हमारा एरर था वो हमने रिजोल्व कर लिया है। अब क्या एरर है, वो कहता है जी आर्ट का प्रॉप लाजमी होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, ये साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिस से बताता रहता है। हमने यहाँ पे लगा दिया। इमेज डेफिनेटली हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करने के लिए हेडर इमेज, हेडर डॉट पी एन जी, कहाँ से इंपोर्ट करनी है, दो स्टेप पीछे जाना है, फिर दो स्टेप पीछे जाना है, एसेट में जाना है, और वहाँ पे कोई हेडर डॉट पी एन जी की फाइल जो है शुड बी देयर, इसको इंपोर्ट किया, इसको मुझे ओवरराइट करना है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पे, और उस हेडर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये हमारा हेडर का कंपोनेंट बन चुका है, गॉट इट। देन वी विल बी हेयर इन HTML CSS,
वी हैव इन सम सेक्शंस कंपोनेंट, और देन लास्ट पे हम इसको एक फुटर कह लेते हैं। ये जो फॉर्म बना हुआ है इसको फुटर में ले जाते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किया, देन फुटर में गए। हमने एक फुटर का फोल्डर बनाया था, उसमें भी हम फंक्शंस बनाएंगे, नाम फुटर रखेंगे, कुछ रिटर्न करेंगे। यहाँ से जो रिटर्न करेंगे वो ये होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर। डेफिनेटली एरर हैं, एरर कुछ होंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा जी, div लगाई है, कोई इशू नहीं है। h1 लगाया, ठीक है। फॉर्म लगाया, कोई इशू नहीं है। इनपुट का टैब क्लोज करना था, नहीं किया। इनपुट का टैग क्लोज करना था, नहीं किया। हाँ, इनपुट का टैग्स क्लोज करना है, नहीं किया। ये भी क्लोज करेंगे। इट सेक्शन जो है ऑलरेडी क्लोज है, ऑप्शन क्लोज है, इनपुट क्लोज है, इनपुट क्लोज नहीं है, लेबल क्लोज है, इनपुट क्लोज नहीं है। ऑल एरर रिजॉल्व। प्लेस होल्डर है, इसमें देखेंगे कहीं हमें कुछ वो लगाए हैं नॉर्मल जो हम यूज़ करते थे CSS, वो नहीं है। कोई भी क्लास आईडी से सारा किया हुआ है। दैट्स गुड टू मी। देन हम आगे कहाँ पे जाएंगे, इन सेक्शंस पे। तो सेक्शंस के लिए हमने यहाँ पे एक सेक्शन का फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, एक और फोल्डर बना सकते हैं। मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं, जो कि हमने उसके छोटे कंपोनेंट्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम सेक्शन के जो हिस्से हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, ऐसे सेक्शन, सेकंड सेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जितना मर्जी नेस्टिंग जा सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को लेके। सही है। तो हमारे पास कितने सेक्शन है यहाँ पे, 3 सेक्शन है। तो हम 3 सेक्शन के लिए अलग-अलग बना लेते हैं थर्ड सेक्शन, क्योंकि ये रिलेटेड टू सारे सेक्शंस के हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ही कंपोनेंट्स बना दिए हैं यहाँ। हाँ, इसमें अब हम एक एक सेक्शन को लेते हैं। ये एक सेक्शन है। आई गेस 2 ही सेक्शन थे, तो तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये दोनों यहाँ से उठाते हैं और थर्ड सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फर्स्ट सेक्शन रिटर्न। ठीक है। एरर क्या है वो ढूंढने पड़ेंगे हमें। पहले तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट सेक्शन। That's good to go. Now we have to find some key things here. Image should be closed. Then और क्या बग हो सकता है यहाँ पे। Image should be closed. Image should be closed. Image should be closed. सर जी, अब डीपली देखना पड़ेगा यहाँ पे, इसके अलावा क्या एरर है। डीप जो है यहाँ से चली, ये वाली पी का टैग है, क्लोज है। इमेज का टैग है, क्लोज है। इमेज के ये टैग क्लोज नहीं है, इनको क्लोज कर लेंगे। सब में अल्टरनेटिव डालना चाहिए। इमेज 1 करके पेस्ट कर लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है। अभी मैं वो सारी इमेजेस इंपोर्ट नहीं कर रहा, ये आपके लिए टास्क है कि वो सारी इमेजेस को आप ऊपर से इंपोर्ट करके इनके सोर्सेज को चेंज करें। हाँ, देन सेक्शन फर्स्ट हमारा रेडी हो, रेडी टू गो। देन सेक्शन 2 के ऊपर आते हैं, हम इस वाले कोड को कॉपी करते हैं और हम इसको सेकंड सेक्शन के अंदर एक स्टेटलेस फंक्शन होता था, नहीं, तो ये ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो भी उसका कोड था रख दिया, इसमें कोई मेजर एरर
नहीं है। सब कुछ ऐसे चल रहा है। दैट्स गुड टू गो। इस फाइल में और कुछ नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास जो है सारी फाइलों को मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो ना? अच्छा जी, जहाँ से समझ ना आए पूछ लीजिएगा। मैंने सारी कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दिया है इसके अंदर। अब हम ऐप डॉट जेएस के अंदर उनका यूज़ करेंगे। सही है, ये जो कंपोनेंट थे मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पे जो कुछ भी था उसको भी मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ। ये भी यहाँ से उड़ जाए तो बेटर है। हाँ, यहाँ पे मैं अब इंपोर्ट करूँगा डिफरेंट चीज़ें। फर्स्ट टाइम हेडर इंपोर्ट करना है। हेडर कहाँ से इंपोर्ट करना है उसके लिए फ़ाइल है मेरे पास। वापस नहीं जाना, आगे जाना है कंपोनेंट्स में, वहां से हेडर में। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता है ना, रिलेटिव इंपोर्ट कैसे काम करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ कैसे काम करता है, रिलेटिव पाथ कैसे काम करता है। ये वही कंसेप्ट है, पीछे जाना है आगे जाना है, ये हमने बहुत पहले देखा था। अच्छा, जब इंडेक्स फाइल होगी तो आपको इस तरह अंदर जाने की जरूरत नहीं है हेडर के अंदर इंडेक्स। अगर तो इंडेक्स से बनाएंगे तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि मुझे इंडेक्स फाइल को गेट करना है। इस तरह हमें फूटर इंपोर्ट करना है। वो हमें कहाँ से करना है? कंपोनेंट से। कंपोनेंट के अंदर फूटर का कंपोनेंट है, उसके अंदर इंडेक्स है, तो इंडेक्स को पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, जैसे एचटीएमएल के अंदर पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे सेक्शंस हैं। इंपोर्ट सेक्शन फ्रॉम किधर से? कंपोनेंट्स सेक्शन। सेक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे? अब हेडर में जो कॉल करना है तो करने के लिए हेडर। अच्छा, एक और मजे की चीज़ है कि आपको एरर आएगा एक। अ, वो ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, मल्टीपल टैग जो हैं वो लगा देता हूँ और उनका एक पेरेंट नहीं रखता, डिफ खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमें रिएक्ट जो है वो एरर देता है। उस एरर का हम पढ़ते हैं कि वो एरर क्या है। अच्छा जी, वो कहता है जी एडवांस जेएसएक्सएल में मस्ट बी रैप इन इनक्लोजिंग टैग डिड यू वांट टू। वो कहता है कि जितने भी मेन थिंग ये है कि जितने भी रिटर्न के अंदर मल्टीपल चाइल्ड हम रिटर्न नहीं कर सकते। हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम जब रिटर्न कर रहे होते हैं तो मल्टीपल थिंग्स रिटर्न नहीं कर सकते, सिंगल चीज रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमें मेन पे डिव जो है वो लगानी पड़ती है एक, ताकि उन सबका पेरेंट एक बन जाए और उसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रिटर्न कर सकें। ये जो हमने लगाना था, ये सब कुछ चल रहा है हमारे पास। हेडर आ रहा है एंड फुटर आ रहा है। सॉरी, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर का कंपोनेंट था एंड फुटर का कंपोनेंट था, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। सॉरी, इसके अंदर हमें काम करना पड़ेगा आपके इनको। वो कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने उनको उस कंपोनेंट के सेक्शन से बाहर निकाल दिया। और इसका पाथ फिर हमें सेट करना पड़ेगा कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स और उसके अंदर हेडर। कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स और उसके अंदर सॉरी no such file and directly in footer.js। फूटर फूटर ऐसे ही है, हेडर भी ऐसे ही है। देन लेट मी सी कि मैं हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट भी किया है। हाँ हाँ, चलिए आ रहा है अब। हेडर एंड फुटर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब सेक्शंस को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, इसके दरमियान जो भी हेडर था और फुटर था वो यहाँ पे आ रहा है। अब सेक्शंस डिफाइन करने हैं तो सेक्शन के लिए हमने मल्टीपल कंपोनेंट सेक्शंस के भी बनाए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मेन कंपोनेंट बनाते हैं सेक्शन पेरेंट करके। सेक्शन पेरेंट
और उसके अंदर हम रिटर्न करते हैं हाँ div को। और उसके अंदर हम फर्स्ट सेक्शन पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, सेक्शन 1 फ्रॉम कंपोनेंट्स फर्स्ट सेक्शन, import section 2 from components section 2 और got it। अच्छा जी, अब हमने इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम सेक्शन पेरेंट, सॉरी सेक्शन पेरेंट, ठीक है। मेन कंसेप्ट ये है कि हम जितना मर्जी नेस्टिंग जा सकते हैं कंपोनेंट्स के लेके। जैसे मैंने अब दो कंपोनेंट इसके अंदर इंपोर्ट किए हैं और इस कंपोनेंट को अब मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। देखें कहाँ से, सेक्शन डॉट जेएस से। सेक्शन डॉट जेएस से वो यहाँ पे आ रहा है, इस सेक्शन डॉट जेएस से मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसको इंपोर्ट करके मैं इसको इन दोनों के दरमियान में कॉल करने लगा हूँ। इमेजेस शो नहीं हो रही क्योंकि हमने पाथ उनके सेट नहीं किए, लेकिन मेन आपकी वेबसाइट जो है वो HTML CSS से रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ, यही आपका टारगेट है। आपने डिफरेंट अपनी असाइनमेंट्स को मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाई है, एक आपकी ही असाइनमेंट को पकड़ा है और उसको रिएक्ट में कन्वर्ट किया है। आपने जो भी असाइनमेंट्स बनाई हैं इस वीक में, इसमें चूंकि हमें कोड नहीं करना, जस्ट हम अपनी असाइनमेंट्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स बना के उनको यहाँ पे इंपोर्ट करके इस्तेमाल करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे HTML रिएक्ट जेएस में। तो आज के हमारा टारगेट यही था जो हमने अचीव कर लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ लें, देन वी आर गुड टू गो। ये हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्ट जेएस के जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं वो कैसे काम करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ लें। हाँ, बहुत शुक्रिया यार। आप लोग इसको ट्राई करेंगे आई गेस। समराइज कर दूं? अच्छा, लेट मी, यहाँ पे अहमद ने बोला समराइज। हमने आज किया क्या है, हमने देखा कि HTML रिएक्ट क्या होती है, रिएक्ट की कंपाइलेशन कैसे काम करती है, उसमें हमें सर्वर क्यों बनाना पड़ता है,
उसकी रूट फाइल कहाँ पे है, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर में फाइल्स जो पड़ी हैं, पैकेज जेसन, पब्लिक फोल्डर, नोड मॉड्यूल, मैनिफेस्ट जेसन, उन सारी फाइलों का क्या मतलब है। फिर हमने देखा कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमने डिटेल से बात की, डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चलता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट के मीनिंग्स क्या हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे यूज़ होते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल असाइनमेंट को पकड़ा और उसको हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया एंड देन उसको ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट करके उस ऐप को चलाया। अभी आपका जो इस वीक का टारगेट ये है कि आप अपनी सारी असाइनमेंट्स को रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने आज के दिन में अचीव किया है। थैंक यू फॉर योर गुड वर्क। आई गेस किसी के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है। वी आर गुड टू गो। आप जो है प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और कन्वर्ट कीजिएगा असाइनमेंट्स को। मैं कोड जो है डिप्लाई कर देता हूँ, देन जो है आप इस पे वर्क कीजिएगा। रिप्लाई करके आपको मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ गिटहब की रेपो का। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करते हैं आज के लिए। टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, कोशिश करेंगे कि आसान बना दें उसको। मुश्किल बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि आपको जावास्क्रिप्ट कितनी आती है। तो अगर आप वो क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू हैव एन गुड जावास्क्रिप्ट स्किल। क्योंकि अब हम रिएक्ट स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको पता है ऑलरेडी रिएक्ट में सारी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप अच्छी रिएक्ट लिख सकते हो। तो वो जो सारे प्रोग्राम्स किए हैं हमने, हंड्रेड्स प्रोग्राम किए हैं और जो भी असाइनमेंट्स बनाई हैं उनका मकसद यही था कि हमें जावास्क्रिप्ट की स्किल हमारी पॉलिश हो। खैर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।